जो हम बात कर रहे थे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की, तो उस मॉडल से रिलेटेड हमारे पास जो पोस्टुलेट्स से जो निकले थे वो पोस्टुलेट्स हमारे पास क्या आते हैं, हम पोस्टुलेट्स की बात करते हैं। तो पहले पोस्टुलेट्स की तरफ हम आते हैं। ये हमारे पास पहला पोस्टुलेट्स क्या था हमारे पास के ऑल द एटम कंसिस्ट ऑफ लार्ज एम्प्टी स्पेसेस। ठीक है, ये हमारे पास एक एटम है। ठीक है, कहते हैं कि तमाम के तमाम जो एटम है हमारे पास वो एक एम्प्टी स्पेस पे कंसिस्ट करते हैं, यानी कि उसमें जो स्पेसेस हैं वो बहुत ज्यादा एम्प्टी स्पेस खाली है। तभी तो उसके अंदर से क्या हुआ था, हमारे पास जो रेस थी, जो पार्टिकल्स थे, जो अल्फा पार्टिकल्स हमने बम्बार्ड करवाए थे, वो सारे के सारे ज्यादातर 99% वहां से पास आउट हो गए थे। और उसके बाद क्या कहता है कि ऑल द एटम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल डेंस बॉडी कॉल्ड एज न्यूक्लियस। और इसके सेंटर में वो कहता है कि हाँ, इसके सेंटर में क्या है, इसके सेंटर में एक छोटा सा न्यूक्लियस है। ठीक है, वो कहता है कि ऑल द एटम कंसिस्ट ऑफ लार्ज एम्प्टी स्पेसेस एंड ऑल द एटम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल डेंस बॉडी कॉल्ड एज न्यूक्लियस। वो कहता है कि तमाम एटम्स के अंदर एम्प्टी स्पेसेस है लार्ज, और उसके सेंटर में एक डेंस बॉडी न्यूक्लियस है। ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या किस पे कंसिस्ट करता है, न्यूक्लियस इज पॉजिटिव चार्ज। जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, क्योंकि ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पे कंसिस्ट करता है। जाहिर है न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है, लेकिन प्रोटॉन पर पॉजिटिव है, इसलिए न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है, या पॉजिटिव चार्ज सेंटर है, सेंटर कह सकते हैं। इट कंटेन द टोटल मास ऑफ एटम। हमें पता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास होता है। किसी भी चीज का जो मास है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे डिपेंड करता है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन है प्लस न्यूट्रॉन है, तो इसीलिए इसका मास क्या होता है, ये टोटल मास कंसिस्ट करता है इसके ऊपर। अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें, हमारे पास जैसे ये देखो, हीलियम में हमारे पास क्या था, 2 प्रोटॉन थे प्लस 2 न्यूट्रॉन थे, इक्वल टू 4 हमारा मास नंबर था, ये था हमारा हीलियम 2/4। ठीक है, तो इस तरह क्या कहता है कि ऑल द टोटल मास ऑफ एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस के ऊपर कंसिस्ट करता है, टोटल जो मास है हमारे पास। ठीक है, अच्छा, उसके बाद कंटेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हमने अभी भी बात की कि इसमें क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर 0 चार्ज होता है, इसलिए प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज ही शो करते हैं इसके साथ। ठीक है, उसके बाद कहता है नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन दैट एम्प्टी स्पेसेस। अब ये जो एम्प्टी स्पेसेस है ना, इनके अंदर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है। क्या कहता है, वो कहता है कि इन स्पेसेस के अंदर रिवॉल्व करता है। ठीक है, बात समझ में आई। पहला क्या है, इसमें एम्प्टी स्पेसेस हैं, उसके बाद क्या है, इसके सेंटर में एक न्यूक्लियस है, और फिर क्या होता है, न्यूक्लियस कंसिस्ट करता है किस चीज के ऊपर, ये पॉजिटिव चार्ज है, और टोटल मास ऑफ द एटम न्यूक्लियस के ऊपर कंसिस्ट करता है। और क्या करता है कि इसमें क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और उसके बाद क्या बात करता है, कहता है कि जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन्हीं एम्प्टी स्पेसेस के अंदर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। क्लियर हुई यहां तक कि एक तो हमारे पास जो एटम है वो क्या है, एम्प्टी स्पेसेस है, उसमें बहुत ज्यादा। ठीक है, उसके सेंटर में एक छोटा सा न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस किस चीज पे कंसिस्ट करता है, उसका टोटल जो मास है एटम का वो उसी न्यूक्लियस के अंदर होगा। उसमें क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे, तभी उसका जो सारा मास इसके ऊपर होगा, उसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऊपर क्या होते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। लेकिन प्लम बॉडी मॉडल में क्या था, वो कहते हैं डिस्पर्स होते हैं। ठीक है, डिस्पर्स होते हैं स्फीयर के अंदर, इसीलिए वो प्लम बॉडी मॉडल क्या होता, फेल हुआ था। अब क्या कहते हैं कि जो ये इलेक्ट्रॉन और जो अब जो अगला पोस्टुलेट है हमारे पास, उसमें क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती है। ये क्या होती है, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती है इनके बीच में। इनके बीच में क्या होती है, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती है। न्यूक्लियस क्या करता है, इसको इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता रहता है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता रहता है अपनी तरफ, इसीलिए ये इसके गिर्द रिवॉल्व करता रहता है, इसलिए इसकी गिर्द रिवॉल्व करता रहता है। अगर ये अट्रैक्शन ना होती तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता घूमता बाहर निकल जाता, ऐसे ही हो सकता था ना। अब अगर हम एक रस्सी के साथ कोई चीज बांध लें, उसको अगर पकड़ के ना रखें, हम ऐसे घुमाते रहें और ऐसे छोड़ दें, तो जाएगी ना दूर तक, कहीं जाके दूर जाके गिरेगी। अगर हम उसको होल्ड करके रखेंगे, पकड़ के रखेंगे, तो फिर क्या होगा कि वो एक ही लिमिट में, एक ही दायरे के अंदर क्या करेगी, रिवॉल्व करती रहेगी, घूमती रहेगी ऐसे, इस तरह करके। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, एटम इज न्यूट्रल बिकॉज इट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। हम जानते हैं कि
जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं। एक एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तभी वो क्या करते हैं, दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। जैसे मतलब +2 हीलियम के केस में और -2 ये क्या होता है, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते रहते हैं, तभी एटम के ऊपर ओवरऑल जो चार्ज होता है हमारे पास वो न्यूट्रल होता है। क्योंकि न्यूट्रॉन का कोई चार्ज ही नहीं होता, इसलिए हम उसको काउंट ही नहीं करते। तो चार्ज क्या होता है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन जो हमारे पास होते हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते रहते हैं। इसीलिए ओवरऑल जो हमारे पास एटम होता है वो क्या होता है, हमारे पास न्यूट्रल होता है। वो कहते हैं नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस कंटिन्यूअसली एंड रेडिएट एनर्जी कंटिन्यूअसली। रेडिएट का मतलब होता है रिलीज करना या निकालना एनर्जी को। वो कहते हैं ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन हमने कहा था कि रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के गिर्द, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। वो कहता है कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करता रहता है, कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करता रहता है, कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करता रहता है, ऐसे कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करता रहेगा। और क्या करेगा कि यहां से ना एनर्जी भी इमिट करता रहेगा, रेडिएशन भी इमिट करता रहेगा। तो कहता है कि कंटिन्यूअसली रिवॉल्व भी कर रहा है और इसमें से एनर्जी भी कंटिन्यूअसली निकलती जा रही है। रिवॉल्व कर रहा है, एनर्जी निकल रही है, रिवॉल्व कर रहा है, एनर्जी निकल रही है, और जाहिर है वो एनर्जी कम होती जाएगी और वो न्यूक्लियस के करीब आता जाएगा इतनी एनर्जी, ठीक है। एटम गिव द कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में जो स्पेक्ट्रा आएगा वो भी कहता है कि ये क्या होगा, कंटिन्यूअसली स्पेक्ट्रा देगा, क्योंकि इसमें से कंटिन्यूअसली एनर्जी आ रही है तो कंटिन्यूअसली स्पेक्ट्रा देगा ये। तो अच्छा, लास्ट पोस्टुलेट में ये क्या कहता है, लास्ट पोस्टुलेट में ये कहता है कि एटम इज एक्ट लाइक अ सोलर सिस्टम। इसने क्या कहा था, एक्ट लाइक अ सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम की तरह कैसे एक्ट करता है, सोलर सिस्टम की तरह इस तरह एक्ट करता है। कहता है जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस एक्ट लाइक सन, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक्ट लाइक प्लैनेट। क्या क्या आपने कहता है कि जो सूरज न्यूक्लियस है ना हमारे पास, सेंटर वाला न्यूक्लियस है, वो कहता है कि न्यूक्लियस किस तरह एक्ट करता है, ये एक्ट करता है हमारे पास एज अ सन। जैसे कि हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो सूरज की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है ना, सूरज के गिर्द रिवॉल्व करते रहते हैं। तो इसी तरह आपने कहा है कि जो न्यूक्लियस है ना, ये एक्ट कर रहा है एज अ सन, और जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। इसलिए वो क्या कह रहा था, वो कह रहा था कि ये प्लैनेट की तरह एक्ट कर रहे हैं। इसीलिए इन्होंने कहा था कि जो मेरा जो एटॉमिक मॉडल है वो किस तरह है, सोलर सिस्टम की तरह है, जिसमें न्यूक्लियस सन की तरह एक्ट कर रहा है और जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं, प्लैनेट की तरह रिवॉल्व कर रहे हैं, सूरज के गिर्द या सन के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। असल में जो बात थी ना, इन्हीं जो पॉइंट थे ना, ये वाला एक पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, इन तीनों पॉइंट्स के अंदर ये वाली बातें ठीक थी, ये वाली बातें ठीक थी इसकी कि इसमें एम्प्टी स्पेसेस भी ज्यादा थी, तभी तो एम्प्टी स्पेसेस ज्यादा थी, तभी इसमें क्या हुआ था, यहाँ से रेडिएशन मोस्टली पास हो गई थी हमारे पास, एम्प्टी स्पेसेस थी तभी तो गुजर गई थी, और कुछ हमारे पास यहाँ से डिफ्लेक्ट हो गई थी। हमने देखा था क्या होता, कुछ यहाँ से हमारे पास डिफ्लेक्ट हो गई थी, यहाँ पे टकराई और ऐसे चली गई, कुछ हमारे पास यहाँ पे टकराई और ऐसे चली गई, और कुछ हमारे पास थी जो उन्होंने क्या किया था कि यहाँ से गई थी, यहाँ से टकरा के फिर वापस 180 के एंगल पे आ गई। वो कहता है कि ये जो एम्प्टी स्पेसेस है ये भी ठीक थी बात की, न्यूक्लियस का सेंटर में ये भी बात ठीक थी, पॉजिटिव चार्ज वाली बात भी ठीक थी। उसके बाद क्या कहता है कि इसके अंदर क्या होते हैं, इसका टोटल गैस है वो भी इसके न्यूक्लियस के अंदर है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वाली बात भी ठीक थी, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व भी कर रहे थे। उसके बाद क्या कहते हैं कि इनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी थी, और इसमें क्या कहते हैं कि एटम हमारे न्यूट्रॉन की, यहाँ तक ये सारे पोस्टुलेट इसके ठीक थे, सारे के सारे जो उन्होंने पोस्टुलेट या की पॉइंट की खसूसियात बताई थी अपने मॉडल की,
वो सारी की सारी ठीक थी, लेकिन यहाँ पे ये गलती करेंगे इस जगह पे। वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता है, कंटिन्यूसली एनर्जी निकालता है। अब जाहिर है, अब एक बात आप मिसाल ले लें, आपके पास कोई चीज है, लिमिटेड चीज है, जैसे फर्ज करें आपके पास एनर्जी आता है, एक ऑर्बिट है उसका, उसकी लिमिटेड एनर्जी होगी ना, वो कंटिन्यूसली एनर्जी निकालता जाएगा। अब आप एक बात समझिए, आपके पास एक बोतल पानी की है, उसमें से आप एक एक ढक्कन या एक एक गिलास करके पानी निकालते जाएं, कंटिन्यूसली निकालते जाएं, थोड़ी देर बाद वो खत्म हो जाएगा। और जैसे ही वो खत्म होगा फिर क्या होगा, फिर जाहिर है उसमें क्या करना, उसकी एनर्जी खत्म होगी, उसमें गिर जाना है, वो एनर्जी की वजह से तो रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसकी बात गलत होगी। दूसरी बात कहता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देता है। अब जाहिर है वो बात कर रहा है कि कंटिन्यूस एनर्जी जा रही है तो फिर स्पेक्ट्रम में भी कंटिन्यूस होगा, लेकिन यहाँ पे भी वो क्या कर गया, गलती कर गया, और ये सोलर सिस्टम की तरफ भी गलती कर गया। तो चलते हैं इसके डिफेक्ट्स की तरफ के, इसके जो मॉडल था उसके अंदर क्या क्या डिफेक्ट्स थे।